विद्या भारती के सभी विद्वज्जनों, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी वरिष्ठ जनों, विद्वज्जनों और सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों को सप्रेम नमस्कार। हम लोग जिस क्षेत्र के साथ जुड़े हैं उसमें एक है हमारा शिक्षा क्षेत्र और दूसरा है विद्या भारती का शिक्षा क्षेत्र। इन दोनों को देखते हुए हमारा एक विशेष दायित्व बनता है। यह दायित्व है देश की शिक्षा को सही दिशा देना, भारतीय ज्ञान धारा को पुनर्प्रवाहित करना और पुनः प्रतिष्ठित भी करना, और तीसरा है शिक्षा क्षेत्र को एक प्रयोग सिद्ध मॉडल देना। इस दायित्व बोध के साथ हम आज के विषय का विचार करेंगे। हो सकता है, माने यह बहुत संभव है कि हम विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न कार्यक्रमों में, शिक्षण वर्गों में, विद्वत गोष्ठियों में इस विषय की हमेशा चर्चा करते रहे हैं। अनेक विद्वत जनों के मुख से हमने इस विषय को सुना है और इसलिए बहुत संभव है कि इनमें अनेक बातों का पुनरावर्तन होगा। आपने ये बातें सुनी हुई रहेंगी, परंतु साथ में कुछ बातें नई भी होंगी। इन नई बातों की ओर, नए मुद्दों की ओर जरा ध्यान देंगे, ऐसे निवेदन के साथ में विषय शुरू करती हूँ। वर्तमान में शिक्षा के विषय में सोचते समय वर्तमान संदर्भ का हमें बहुत ध्यान रहता है, परंतु जब हम चिंतन करते हैं तो दो आयामों का एक साथ विचार करना होता है। एक है उसका तात्विक पक्ष और दूसरा है उसका व्यवहार पक्ष। तात्विक बातों के लिए, तात्विक आयाम के लिए हमारे सनातन विचार के संदर्भ जुड़ते हैं कि तत्व एवं व्यवहार का चिंतन एक साथ करना होता है। परंतु तत्व का चिंतन जब करते हैं तब हमारे देश के सनातन विचार का ही संदर्भ लेना होता है। व्यवहार का चिंतन करते हैं तो फिर 21वीं शताब्दी का और वर्तमान विश्व और भारत की स्थिति का संदर्भ लेना होता है। परंतु व्यवहार को तत्व के प्रकाश में ही हमें व्यवस्थित करना होता है। व्यवहार के प्रकाश में तत्व में बदल हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारा पहला सिद्धांत है। आज जो होता है देश भर में, तब व्यवहार का संदर्भ लेकर ही हम तत्व का चिंतन करते हैं। ऐसा न करके तत्व के संदर्भ में व्यवहार का चिंतन करना, ये हमारा पहला मुद्दा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखकर अब हम कुछ विचार करें। मैं कुछ 4-5 मुद्दों की चर्चा आज करने वाली हूँ, वह भी हमें व्यवस्थाएं और व्यवहार कैसे बिठाने होंगे इसका संदर्भ लेकर। पहली बात है, शिक्षा के संदर्भ में भारत में कैसे विचार किया गया है। अभी कुछ बातें अवनीश जी ने बताई, मैं उन्हीं का थोड़ा विस्तार करूंगी। सबसे पहला है, शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है। शिक्षा का सीधा संबंध ज्ञान के साथ है और इस संबंध का स्वरूप क्या है, तो शिक्षा ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए होती है। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था करती है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है, शिक्षा ज्ञान परंपरा को बनाए रखने के लिए होती है, उसे परिष्कृत करने के लिए होती है, उसे समृद्ध करने के लिए होती है और पूर्व पीढ़ी से
अपनी अगली पीढ़ी को समृद्ध रूप में, परिष्कृत रूप में देने के लिए होती है। इसलिए शिक्षा को और शिक्षा व्यवस्था को यह देखना चाहिए कि ये परंपरा खंडित न हो। यदि खंडित हो गई है तो उसको पुनर्प्रवाहित करें। अब भारत में ज्ञान का स्वरूप क्या बताया है? तो ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्म स्वरूप है। इसका अर्थ है कि वह शाश्वत है, वह तो होता ही है। आजकल कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना। ज्ञान की रचना नहीं होती, ज्ञान की संरचना नहीं होती। हम नॉलेज को एक पदार्थ के रूप में मानकर उसके साथ संरचना, रचना आदि शब्द जोड़ते हैं और फिर नॉलेज का अनुवाद ज्ञान कर देते हैं, और फिर ज्ञान की संरचना और ज्ञान रचनावाद, ऐसे वाद भी, नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसा करके चर्चा करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, आत्म तत्व का स्वरूप है, वह होता ही है। इस सिद्धांत के प्रकाश में समझिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में होता है, अंदर होता ही है। उसको मैनिफेस्ट करना, उसको आविष्कृत करना, उसको प्रकट करना, ये शिक्षा का काम है। तो ये जो ज्ञान परंपरा, माने ज्ञान जहाँ से उद्भूत हुआ, जो ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है, उसको विश्व रूप में प्रकट करना। ब्रह्म इस विश्व रूप में प्रकट हुआ है, तो ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को विश्व रूप में प्रकट करना, विश्व रूप में व्यवस्थित करना, ये शिक्षा का काम है। इसलिए शिक्षा की पहली निष्ठा ज्ञान निष्ठा है। इस ज्ञान के गौरव को खंडित नहीं होने देना, ज्ञान के गौरव को कम नहीं होने देना, ये शिक्षा को देखना है। और शिक्षा को देखना है माने किसको देखना है? शिक्षा को देखना है माने शिक्षक को देखना है, क्योंकि शिक्षा तो एब्स्ट्रैक्ट है, शिक्षा तो अमूर्त तत्व है। उसका मूर्तिमंत स्वरूप, पर्सोनाफाइड स्वरूप ये शिक्षक है। इसलिए शिक्षा को ज्ञाननिष्ठ होना है, इसका अर्थ है शिक्षक को ज्ञाननिष्ठ होना है। और विद्या भारती के छोटे से लेकर बड़े सभी कार्यकर्ता अपनी मूल आइडेंटिटी में, अपनी मूल पहचान में शिक्षक हैं, और इसलिए ज्ञाननिष्ठ हैं। तो मैंने पहला उद्देश्य शिक्षा के बारे में कैसे सोचा गया, तो सबसे पहले शिक्षा ज्ञान परंपरा को बनाए रखने की, उसे परिष्कृत करने की, समृद्ध बनाने की और आगे ले जाने की एक व्यवस्था है। इस रूप में देखा गया शिक्षा को। दूसरा, शिक्षा का संबंध जीवन के साथ है। शिक्षा का संबंध व्यवसाय के साथ नहीं, अर्थार्जन के साथ नहीं, पद प्रतिष्ठा के साथ नहीं, शिक्षा का संबंध जीवन के साथ है। अभी अवनीश जी ने वही बताया था। तो जीवन के बारे में जैसे सोचेंगे वैसे ही शिक्षा के बारे में सोचेंगे। इस रूप में व्यवहारिक दृष्टि से जो सोचना है, तो शिक्षा आजीवन होती है, शिक्षा सार्वत्रिक होती है। इस रूप में केवल विद्या केंद्र से या विद्यालय से बाहर आकर संपूर्ण जीवन के साथ जोड़कर शिक्षा का विचार करना चाहिए। तीसरी बात है, ज्ञान पवित्रतम सत्ता है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था भी पवित्रतम व्यवस्था है, ऐसी हमारी श्रद्धा बननी चाहिए। और पवित्र बातों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार शिक्षा व्यवस्था के साथ भी करना चाहिए। चौथी बात है, शिक्षा के उद्देश्य डिफाइन करते समय, व्याख्यायित करते समय हमें क्रम कैसा बनाना चाहिए। मैं सीधा शिक्षा के ऊपर ही, शिक्षा के उद्देश्य के ऊपर ही आती हूँ। तो शिक्षा के उद्देश्य डिफाइन करते समय आजकल पूरे विश्व में, और हम भी बोलते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।
इसको भारतीय चिंतन में हमें बदलना चाहिए, माने क्रम बदलना चाहिए। सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य है विश्व का कल्याण। समस्त विश्व का संदर्भ ही हमारे भारत के चिंतन में होता है। इससे तो हम सब सहमत होंगे, क्योंकि हमारे सारे वचन देख लीजिए आप, उसमें केवल भारत की बात नहीं होती, संपूर्ण विश्व की बात होती है। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम भारतीयाः भवन्तु सुखिनः नहीं कहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते। सर्वे में केवल मनुष्याः भवन्तु सुखिनः ऐसा भी नहीं कहते, सचराचर जगत का सुख, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसे विश्व के संदर्भ में शिक्षा को पहले प्लेस करना चाहिए। शिक्षा का प्लेसमेंट क्या है? तो सबसे पहले शिक्षा विश्व कल्याण के लिए होती है। दूसरा उसका उद्देश्य है राष्ट्र का परम वैभव प्राप्त करना, या राष्ट्र को परम वैभव के प्रति ले जाना। अब इसमें राष्ट्र क्या है और परम वैभव क्या है, ये भी तो समझना चाहिए। परम वैभव के दो आयाम हैं, एक है अभ्युदय और दूसरा है निश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ है समस्त प्रकार के भौतिक वैभव और समृद्धि की प्राप्ति, माने हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं पूर्ण होनी चाहिए, चाहिए उससे सब कुछ अधिक होना चाहिए, चाहिए उससे अधिक होने के परिणाम स्वरूप अशांति नहीं होती, उत्तेजना नहीं होती, भय नहीं होता। जब चाहिए तब जो चाहिए जितना चाहिए वो सब मिलेगा ही। ऐसे भौतिक समृद्धि ये परम वैभव का एक हिस्सा है, एक आयाम है। और दूसरा निश्रेयस। तो निश्रेयस माने परम कल्याण, कि राष्ट्र का परम कल्याण माने प्रजा का परम कल्याण। यहाँ कभी अकेले की बात नहीं कही, परम कल्याण की प्राप्ति। ऐसे दोनों बातें जब होती हैं तब राष्ट्र का परम वैभव प्राप्त होता है। तो शिक्षा के उद्देश्य के साथ ये राष्ट्र के अभ्युदय और निश्रेयस का तत्व जुड़ना चाहिए। व्यक्ति के विकास से भी इसको पहले रखना चाहिए, व्यक्ति का क्रम बाद में आएगा। अब राष्ट्र क्या होता है? आजकल हमारे पाश्चात्य विचार से प्रभावित विचार क्षेत्र के कारण से हम राष्ट्र को देश मानते हैं, देश को राज्य मानते हैं, कभी भूमि मानते हैं, और राष्ट्र के सही अर्थ की प्रतिष्ठा नहीं होती है। और ऐसे अपर्याप्त चिंतन के परिणाम स्वरूप कभी कभी हमारे शब्द प्रयोग भी ऐसे हो जाते हैं। मैं इस मुद्दे की ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम कैसे अपने चिंतन को, शब्द प्रयोगों को परिष्कृत करें। उदाहरण के लिए आजकल पदों को डिफाइन करते समय हम राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बोलते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर का है ऐसा बोलते हैं। कहना क्या चाहते हैं हम? अखिल भारतीय। तो हम जब राष्ट्रीय कहते हैं तब अखिल भारतीय हमारा अर्थ होता है राष्ट्र ये ऐसी राजकीय या भौगोलिक संकल्पना मात्र नहीं है, राष्ट्र ये सांस्कृतिक संकल्पना है। राष्ट्रीय माने जो केंद्र सरकार से संबंधित है उसको हम राष्ट्रीय कहते हैं, पूरे भारत का है उसको हम राष्ट्रीय कहते हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र ये सांस्कृतिक संकल्पना है और उसका संबंध तीन बातों से है। सबसे पहला है भूमि से। भारत राष्ट्र माने भारत की भूमि के साथ संबंधित।
और भारत की भूमि ये कौन सी भूमि है? मूल रूप से भारत की भूमि भारतीय चिंतन के अनुसार कौन सी भूमि है? मैं इस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं चर्चा करूंगी, परंतु हमें संकल्पनाओं में कम ज्यादा कैसे होता रहता है, इधर उधर कैसा होता रहता है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महाकवि कालिदास के कुमार संभव में भारत का वर्णन आता है, हिमालय का वर्णन आता है। और हम जानते हैं कि हिमालय से दक्षिण में और दक्षिण समुद्र हमारा रत्नाकर महाराज है, उसके उत्तर में जो भूमि है वह भारतवर्ष है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन है। तो हिमालय का विस्तार क्या है? अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। कालिदास कहते हैं उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक देवतात्मा ऐसा पर्वतों का राजा है। पूर्वापरौ तोय निधिव गायः। उसके पूर्व और अपर, पश्चिम और पूर्व के दोनों छोर समुद्र में अवगाहन करते हैं, ऐसा हिमालय। अब आप विश्व का नक्शा सामने लाकर कल्पना करिए कि हिमालय का पूर्व और पश्चिम छोर कहाँ जाकर समुद्र में गिरता है। उस हिमालय के दक्षिण में और रत्नाकर महाराज माने जिसको आज इंडियन ओशन कहा जाता है, उसके उत्तर में जो है भूमि वह भारतवर्ष है। परंतु ये प्राकृतिक आयाम है। भारत नामक राष्ट्र का ये भौगोलिक आयाम है, ये प्राकृतिक आयाम है। ये इतिहास में हमने देखा है कि कम ज्यादा होता रहता है। जिस समय की बात कर रहे हैं कि पूर्व और पश्चिम छोर समुद्र में अवगाहन करते हैं, उस समय से लेकर आज तक भारत की भूमि आधी से भी कम हो गई है, फिर भी ये भारत राष्ट्र है। इसका अर्थ क्या है कि भूमि अनिवार्य एक आयाम होने पर भी वह कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए दूसरा आयाम उसका और महत्वपूर्ण है, उस भूमि पर रहने वाली प्रजा। परंतु केवल प्रजा नहीं, उसका भी एक विशेषण बताया। ऐसी प्रजा जो उस भूमि को अपनी माता मानती है। भारत जिसके लिए मातृभूमि है, पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, मोक्ष भूमि है, वैसी प्रजा माने हम लोग। और तीसरा, उस प्रजा का जीवन दर्शन माने जीवन और जगत के बारे में, जीव जगत और जगदीश के बारे में उस प्रजा की क्या धारणा है, क्या विचार है, क्या संकल्पना है, ये तीनों मिलकर राष्ट्र बनते हैं। इसका अर्थ है जीवन दर्शन, प्रजा और भूमि, ये तीनों मिलकर जो होता है वह राष्ट्र होता है। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा का विचार करते समय इस संकल्पना को जरा भी एक और हम नहीं रख सकते हैं। इस राष्ट्र के परम वैभव की प्राप्ति के लिए शिक्षा की योजना होती है। अगर हम खाली समग्र सर्वांगीण विकास और परीक्षा में उच्च पदवी, उच्च विद्या विभूषित और पद प्रतिष्ठा, ये शिक्षा का इतना सीमित संदर्भ हमारे लिए हो ही नहीं सकता। जो अभी मैंने 3 आयाम बताए, वो भूमि, प्रजा और जीवन दर्शन, इसको लेकर जो राष्ट्र की सांस्कृतिक संकल्पना बनी है, उसके अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था होती है। व्यक्ति गौण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, और इसके लिए राष्ट्र निष्ठा, ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। प्रजा की हम बात करें, इन राष्ट्र के 3 आयामों में से हमने एक प्रजा की बात की। ये प्रजा जो है वह समाज के रूप में
जीती है, जीवन यापन करती है, अपने जीवन की व्यवस्था बनाती है। ये जो समाज है उसको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने समष्टि कहा। तो ये जो समाज है, उस समाज जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, समाज जीवन का जो व्यवहार है, समाज जीवन की जो भावनाएं हैं, समाज जीवन की जो धारणाएं हैं, उस जो समाज है उसके प्रति शिक्षा का क्या दायित्व है, माने उद्देश्य क्या है शिक्षा का? समाज के संदर्भ में समाज को सत्य और धर्म के मार्ग पर प्रतिष्ठित करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। सत्य और धर्म, ये दोनों बातें भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए, क्योंकि धर्म को लेकर तो आज बहुत ही वाद विवाद हो रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि धर्म को इस वाद विवाद से मुक्त करवाएं और फिर उसके जो सही रूप में भारत जिसको धर्म मानता है, उस धर्म के और सत्य के अधिष्ठान पर समाज जीवन को प्रतिष्ठित करे, यह शिक्षा का उद्देश्य है। नहीं तो समष्टि जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। समष्टि जीवन अव्यवस्थित होता है तो इसका दायित्व शिक्षक का है। शिक्षक को कोई भी ये कह सकता है, और शिक्षक स्वयं भी सोचना चाहिए शिक्षक को, हमारे रहते हुए समाज सत्य और धर्म से विचलित क्यों हो रहा है। और इस अर्थ में शिक्षा धर्मानुसारिणी होती है और सत्यनिष्ठ होती है, सत्य उसका अधिष्ठान होता है। आपने तैत्तिरीय उपनिषद का समावर्तन उपदेश कभी सुना होगा, कभी दीक्षांत प्रवचनों में इसका उल्लेख आता भी है। गुरुकुल में अपनी शिक्षा समाप्त करके जो गृहस्थाश्रम के लिए छात्र गुरु से अनुज्ञा चाहता है, तब गुरु उसे उपदेश देते हैं, समावर्तन उपदेश, शिक्षा का तुम अपने गृहस्थ जीवन में कैसे प्रयोग करोगे। तब उसके पहले 2 वाक्य हैं छोटे छोटे, वेद मनुच्याचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, अंतेवासी को विद्यार्थी को, छात्र को अनुशासन देते हैं। अनुशासन माने अंत में कहते हैं एषः आदेशः, ये तुम्हारे लिए मेरी ओर से आदेश है। एषः उपदेशः, यही उपदेश है। एतद् अनुशासनम, यही अनुशासन है। तो पहले 2 वाक्य हैं, सत्यम वद धर्मं चर। एक शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा का प्रयोजन सत्य और धर्म के ऊपर आधारित जीवन, और वह भी समाज जीवन के लिए उसका विनियोग, यही शिक्षा का उद्देश्य है। सत्य और धर्म, मैं धर्म और सत्य की चर्चा में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि समय हमें अनुज्ञा नहीं देता, परंतु मैं केवल 2-3 वाक्य कहूंगी। ये धर्म क्या है? तो जब ये विश्वरूप बना, आत्म तत्व विश्वरूप में जब व्यक्त हुआ, तो विश्वरूप में अनेक ग्रह नक्षत्र पदार्थ अनेक हैं, वे सारे गतिमान हैं, सबकी गति अलग, सबकी कक्षाएं अलग, तो भी एक दूसरे से टकरा नहीं जाते क्योंकि वे नियम में चलते हैं। सृष्टि के साथ साथ सृष्टि को बनाए रखने वाले नियम भी सृजित हुए, उन नियमों को कहते हैं ऋत। वैदिक समय में उसको ऋत कहते थे, परवर्ती समय में इसी को धर्म कहते हैं। ये धर्म सर्वप्रथम यूनिवर्सल लॉज हैं, ये वैश्विक नियम हैं। उन वैश्विक नियमों की वाणी में अभिव्यक्ति वह सत्य है। इसलिए सत्य और धर्म
इस संपूर्ण विश्व की धारणा के लिए आवश्यक, अनिवार्य ऐसे 2 तत्व हैं। और शिक्षा का उद्देश्य भारत में समाज को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित होने के लिए व्यक्ति को सिखाना है। यह शिक्षा का उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, बाद में राष्ट्र का परम वैभव है, उसके बाद में समाज को सत्य और धर्म के आधार पर चलने के लिए उचित व्यवस्थाएं देना है, और उसके बाद उन सब के संदर्भ में व्यक्ति का विकास। ये है स्वामी विवेकानंद की जो व्याख्या है वो इस संदर्भ में हमें समझनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग एजुकेशन की बात करते हैं। व्यक्ति विकास राष्ट्र निर्माण के लिए, एंड का अर्थ और नहीं है, राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति विकास है। इसलिए विश्व, राष्ट्र और समाज के परिप्रेक्ष्य में अब व्यक्ति के विकास की कल्पना करना, और इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा का क्रम सबसे अंत में आता है। अब यहाँ थोड़ा सा पाश्चात्य विचार का हम दखल लेंगे उसकी, कि हम जब देखो तब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ऐसा क्यों कहते हैं? हम ये कहते हैं व्यक्ति विकसित हो जाएगी तो सारे अच्छे विकसित व्यक्तियों का मिलकर समाज भी ठीक हो जाएगा, देश भी ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसी कुछ हमारी धारणा बनती है। ये व्यक्ति से प्रारंभ करने का मूल मुद्दा पश्चिम की सोच से आया है। आपको अब तो ये भी जानकारी होती होगी कि जब तक ईसवी सन शुरू नहीं हुआ था तब तक विश्व में एक ही संस्कृति थी, एक ही जीवन विचार था, और विकास की संकल्पनाएं, समृद्धि की संकल्पनाएं, संस्कृति की संकल्पनाएं एक ही थी, और उन सब का संचालन सूत्र भारत के पास था। परंतु ईसवी सन के प्रारंभ से सेमिटिक विचार का प्रादुर्भाव हुआ। ये सेमिटिक विचार व्यक्ति केंद्री है, मनुष्य केंद्री है, पुरुष केंद्री है, प्रकृति को वह मनुष्य की दासी मानता है, यह द्वैत विचार है। और इस कारण से व्यक्ति सारे समस्त विश्व के, समस्त सृष्टि के केंद्र में आ गया। भारत कहता है संपूर्ण सृष्टि के लिए मैं, परंतु सेमिटिक विचार कहता है मेरे लिए समस्त सृष्टि है, वह मेरे उपभोग के लिए है, भगवान ने मेरे लिए ही सब कुछ निर्माण किया है। तो सब कुछ निर्माण होते होते अन्य मनुष्यों को भी मेरे ही लिए उपयोग करना है मुझे। अब गौर करिए, मानव को आज संसाधन क्यों कहा जाता है? ये सेमिटिक विचार है, भारतीय विचार नहीं है। भारत तो सृष्टि के सर्व पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का आदर करता है और सबके कल्याण के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। यह भारतीय विचार है। परंतु सेमिटिक विचार मेरे लिए, मैं अहं केंद्री है, व्यक्ति केंद्री है, और मेरे लिए मैं समस्त सृष्टि का प्रयोग कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ। मेरे सुख के लिए मैं चाहिए तो उसका शोषण भी कर सकता हूँ और उसका नाश भी कर सकता हूँ। और केवल बाकी पदार्थ क्यों, अन्य मनुष्यों का भी मेरे लिए मैं उपयोग कर सकता हूँ। ऐसे विचार का प्रभाव बढ़ते 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 आज की सारी व्यवस्थाएं वैसी बनने लगी है। आज के सारे नियम कानून
दृष्टि सब ऐसी बनने लगी है और उसने शिक्षा पर आक्रमण किया, उसने शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित किया, तो हम भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करने लगे। लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस क्रम को बदलें। हाँ, लेटेंट माने अंडरलाइंग हमारे विचार में समाज का भला, समाज की सेवा, दुखी कष्टी दीन दुखियों की सेवा, ये रहता है। ये तो हमारे जिन्होंने अनेक प्रकार से तपस्या की, साधना की, ऐसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के पुण्य का प्रताप है कि हमारे अंदर अभी भी यह भावनाएं हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, किसी के लिए त्याग करना चाहिए, दीन दुखियों के कष्टों को दूर करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। शिक्षा के परिणाम स्वरूप यह नहीं होता है। ये तो हमारे पूर्वजों की पुण्य संपत्ति के कारण से होता है। आज समय रहते हमें इस अंतस तत्व को प्रमुख बनाकर हमारा जो छिछला विचार है उसको पीछे ले जाना है। ऐसा परिवर्तन, जो परिवर्तन कहते हैं, वो इस प्रकार का परिवर्तन है। तो मैं चौथे क्रम में बता रही थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। अब आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने कदाचित सर्वांगीण विकास के स्थान पर समग्र विकास ऐसा शब्द भी सुना होगा। क्या अंतर है दोनों में? सर्वांगीण विकास, सर्व अंगों का विकास, और इसको हम पंचकोश विकास कहते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पंचकोश व्यक्ति के हैं। तो हम तो व्यक्ति के ही विकास की बात कर रहे हैं, परंतु मैं ये पंचकोश विकास क्या होता है इसमें नहीं जाऊंगी। परंतु हमारी जो स्वीकृत धारणा है सर्वांगीण विकास, ये तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या शरीर मन बुद्धि, शरीर प्राण मन बुद्धि और आत्मा कहते हैं। मैं इसको चित्त कहूंगी, वो बाद में समझेंगे, कभी समय आएगा कि आत्मा और चित्त में क्या अंतर होता है। परंतु ये तो व्यक्ति का विकास हुआ, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास हुआ, माने शारीरिक क्षमताओं का विकास, प्राणिक क्षमताओं का विकास, मानसिक, बौद्धिक और चैतसिक क्षमताओं का विकास ये हुआ। ये अपने आप में लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। हमारा शरीर स्वस्थ, बलवान, कुशल होना चाहिए, हमारे प्राण बलवान, संयमित, संतुलित होने चाहिए, हमारा मन शांत, एकाग्र, अनासक्त ऐसा होना चाहिए, सद्गुण विकास होना चाहिए, करुणा, दया, परोपकार, सहानुभूति ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, बुद्धि विवेकशील होनी चाहिए, कुशाग्र बुद्धि, तेजस्वी बुद्धि, विशाल बुद्धि बननी चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति की सारी निहित क्षमताओं का परिपूर्ण विकास होना चाहिए, परंतु वह अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वह साधन है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन में ये दूसरा आयाम बताते हैं, जिसको हम पंचकोश कहते हैं, उसको दीनदयाल जी शरीर मन बुद्धि और आत्मा ऐसा कहते हैं। परंतु दूसरा बताते हैं व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। इनके संदर्भ में व्यक्ति के विकसित क्षमताओं का विनियोग, ये व्यक्ति के विकास का दूसरा आयाम है, और ये दोनों मिलकर समग्र विकास होता है। तो जब हम व्यक्ति के लिए शिक्षा की बात करते हैं, तभी भी हमारे ये दो आयाम होने चाहिए। इसके एक, सारी पोटेंशियल जितनी भी इस जन्म में प्राप्त करने योग्य क्षमताएं हैं, विकास करने योग्य क्षमताएं हैं, उनका परिपूर्ण विकास, और फिर उन विकसित क्षमताओं का समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि के संदर्भ में विनियोग करने की क्षमता प्राप्त करना।
ये व्यक्तिगत विकास की संकल्पना है और ऐसा शिक्षा दर्शन का एक बहुत बड़ा आयाम शिक्षा का उद्देश्य इन 4 स्तरों पर प्रतिष्ठित करना है, 4 स्तरों पर समझना है और हमारी संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों का जो समायोजन करना है, नियोजन करना है, इन 4 उद्देश्यों को सामने रखकर करना चाहिए। अब शिक्षा दर्शन का मैं बहुत ही सीमित और सूत्रों को लेकर ही बताऊंगी, क्योंकि हमें कुछ नियोजित लक्ष्य पूर्वक ये चर्चा करनी चाहिए। इसलिए मैंने तीसरा आयाम, पहला शिक्षा के बारे में हमने विचार क्या किया है भारत में, दूसरा शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और तीसरा इसके लिए क्या करना, शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कैसे किए जाते हैं, इसका शैक्षिक स्वरूप क्या है। विद्या भारती और अन्य शैक्षिक संगठन भी हमेशा बात करते हैं शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना। मूल कहाँ है और चूल कहाँ है, जरा शांत बैठकर विचार करना चाहिए। मूल कहाँ, होगा कैसे, ये इसको करने का मैकेनिज्म क्या है। फिर हम अबाउट बहुत बोलते रहते हैं, परंतु स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके कहाँ से शुरुआत करना, केंद्र कहाँ है, परिवर्तन का केंद्र कहाँ है। केंद्र से यदि शुरुआत नहीं की तो हमारा 60 वर्षों का अनुभव कहता है कि सारा केंद्र से च्युत ही रहता है। शिक्षा का सीधे सीधे अगर हम कहें तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति का केंद्र है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष में 2 ही लोग होते हैं, शिक्षक और छात्र। शिक्षक और छात्र रोज रोज वर्षों तक जिन बातों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का, भावनाओं का, कौशलों का, संकल्पनाओं का, जिन भी बातों का आदान प्रदान करते हैं वह शिक्षा है। इसलिए हमारे संपूर्ण परिवर्तन के कार्य का केंद्र बिंदु कक्षा कक्ष की शिक्षा है। कक्षा कक्ष में अब व्यवहार में भी देखें तो हमने भी तो शिक्षा की सारी प्रवृत्ति को कक्षा कक्ष तक सीमित तो कर ही दिया है, परंतु वह कक्षा कक्ष में भी सीमित होकर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, उसमें से परीक्षा में प्राप्त होने वाली पदवी, यहाँ तक हम ले गए हैं। ये नहीं, हम कक्षा कक्ष में जो पढ़ाते हैं और जो पढ़ाने के नाम पर करते हैं तो पाठ्य पुस्तक होती है। पाठ्य पुस्तक में पाठ होते हैं, पाठों में विचार होते हैं, पाठ में संकल्पनाएं होती हैं, पाठ में दृष्टिकोण होता है, पाठ के साथ संबंधित क्रियाकलापों में कौशल होता है, व्यवस्था होती है, व्यवहार होता है, पढ़ने वाले की भावनाएं होती हैं, पढ़ाने वाले की भावनाएं होती है। ये सब कक्षा कक्ष में है। अब हमारी पहली कठिनाई ये है कि कक्षा कक्ष में प्रतिदिन रोज वर्षों तक जो होता है उसके आधार पर एक व्यक्ति का मानस बनता है, चरित्र बनता है, दृष्टि बनती है, कौशलों का विकास होता है, व्यवहार बनता है। आज यहीं पर बहुत बड़ा घालमेल है कि हम जो पढ़ाते हैं, हमको क्या लगता है, संस्कार क्षम वातावरण निर्माण करना। वातावरण कक्षा कक्ष में जो होता है उसका पूरक है, रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका पर्याय नहीं है, पूरक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम,
ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कक्ष में जो सीखा जाता है उसके लिए पूरक हैं, उपकारक हैं, सहायक हैं, पर्याय नहीं है। विभिन्न प्रकार के हमारी गतिविधियां, उनका भी कक्ष में जो सीखा जाता है और जिसके कारण से डिग्री मिलती है, जिसके कारण से नौकरी मिलती है, जिसके कारण से पद प्रतिष्ठा व्यवसाय मिलता है, उसका पर्याय नहीं है, उसका पूरक है। कब पूरक होता है? जब वही ठीक हो तब। अगर कक्ष की शिक्षा में सब कुछ ठीक हुआ तो फिर बाकी सबका उपयोग है, नहीं तो द्वंद्व खड़ा होता है कि कक्ष में एक सीखते हैं और कक्ष के बाहर दूसरा होता है। आप गौर करके देखिए, वर्षों से हमारे देश में ऐसा ही होता आया है। इसलिए विशेषतः जब हम कहते हैं कि अब अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुई है, तब कक्ष के विषयों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, पाठ्यक्रमों की ओर, पाठ्य विषय वस्तु की ओर, साधन सामग्री की ओर, पद्धति की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं इसमें व्यावहारिक संदर्भ की बात करूंगी। लगभग 200 वर्षों से ये कक्ष की शिक्षा की जो विषय वस्तु है उसके ऊपर सेमेटिक विचार का और बिल्कुल वर्तमान में विगत 50, 60, 70 वर्षों से कम्युनिज्म का प्रभाव है। प्रभाव नहीं, उसने ही ग्रसित कर लिया है। हमें समझ में न आए उस प्रकार से वो सब कम्युनिस्ट विचार, सेमेटिक विचार उसमें अनुस्यूत हो गया है। और बिल्कुल कक्षा 1 से लेकर महाविद्यालय तक, विश्वविद्यालय तक रिसर्च के क्षेत्रों में वही दृष्टि, वही विचार अनुस्यूत हो गया है। हमें समझ में भी न आए, इतना सूक्ष्म हो गया है। इसको समझना और इसको रिप्लेस करना भारतीयता से, ये हमारे सामने बहुत बड़ा आह्वान है, चुनौती है। और यही करणीय कार्य है हमारे लिए। हम काहे के लिए हैं? यही करने के लिए। मैं 2-4 उदाहरण बताऊंगी। छोटा परिवार सुखी परिवार, कक्षा 2 से 3 से वो शुरू हो जाते हैं पढ़ना। और इसका परिणाम क्या है? सुशिक्षित व्यक्तियों को एक ही बालक चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व हमारी पहले की पीढ़ी में 2 पर्याप्त होते थे। चौथी 5वीं पीढ़ी में तो 5, 7, 10, 14 स्वाभाविक होता था, परंतु अब एक ही चाहिए। क्यों? पढ़ लिख गए। क्या पढ़ लिख गए? सेमेटिक विचार पढ़ लिख गए, व्यक्ति केंद्रीय विचार पढ़ लिख गए, वो हमारी जेहन में उतर गया। छोटा परिवार सुखी परिवार, एक ही बालक कहीं तो नहीं भी होता है। 2-3 पीढ़ियां हो गई, चाचा नहीं, मामा नहीं, बुआ नहीं, कोई नहीं है, अकेले पड़ गए। इधर तो अकेले हो गए, इसलिए अनेक प्रकार के मानसिक व्याधियों के शिकार हो गए। दूसरी ओर स्वार्थी बन गए तो सुरक्षा भी गई, पागल होने जा रहे हैं। दिस इज अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडिया। कहां से आया? छोटा परिवार सुखी परिवार। एक वाक्य, एक संकल्पना और एक सांस्कृतिक हैवॉक बनकर हमारे माध्यम से सिखाया जा रहा है। कभी हमारा भी कन्विक्शन हो गया है कि नहीं हो गया? सोचिए, हम में से कितने लोगों के घर में एक ही है? क्यों? मॉडर्निटी, विकास की सारी संकल्पना हमारी आर्थिक बन गई, लीनियर बन गई। तो ये अर्थशास्त्र हमने बदल दिया। आगे चलते 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 सामाजिक क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक आ गया।
कैसे आ गया? हम इतिहास, समाज शास्त्र आदि विषयों में, मुझे स्मरण है 7वीं की कक्षा में हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आर्यों का आगमन ऐसा करके पाठ आता था और चित्र आता था, घोड़े पर बैठकर ऊंचे गोरे ऐसे लोग वायव्य दिशा से आ रहे हैं, सप्त सिंधु के प्रदेश में आते हैं, गंगा जमुना के प्रदेश में आते हैं, वहां के द्रविड़ों को नीचे दक्षिण में धकेल देते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ये आर्यों का आगमन आज भी सामने विजुअल रूप में वो दृश्य है। राजा राम मोहन रॉय, उसकी भाभी सती हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, उसको सती नहीं जाना है तो भी लोग जबरदस्ती उसको चिता में डाल रहे हैं और उसको देखकर राजा राम मोहन रॉय इतना विद्रोही हो जाते हैं कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना मत करो, अंग्रेजी माध्यम की कॉलेज की स्थापना करो, ऐसा ब्रिटिशों को कहते हैं और वो आद्य समाज सुधारक के नाते प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये विजुअल इमेज 6ठी 7वीं की कक्षा की आज भी हमारे सामने है। हमारी हिम्मत पड़ती है क्या ये गलत है कहने की? ये छोटी छोटी बातों से, ऐसे पाठों से हमारी युवा पीढ़ी, ये तो दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई जिसका मानस बदल गया, अपने समाज के बारे में सोचने का, अपने इतिहास के बारे में जानने का, गौरव करने का विषय समाप्त हो गया। और एक बात कहूंगी, आप गौर करिए, हमारी समाज व्यवस्था के बारे में एक भी अच्छी चीज हमने प्राथमिक कक्षा में, माध्यमिक में, कॉलेज में नहीं पढ़ी है। सारे अंधश्रद्धा हैं, सपेरों का देश है, जाति प्रथा है, अस्पृश्यता है, शोषण है, बाल विवाह है, ऐसे सर्व प्रकार के दूषण हमारी समाज व्यवस्था को दिए गए और हम पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, अभी भी पढ़ाते रहे हैं, मानते भी रहे हैं। क्या एक प्रश्न नहीं आता हमारे मन में कि विश्व में सर्वाधिक आयुष्य वाला, सर्वाधिक सुसंस्कृत, सर्वाधिक समृद्ध हमारा देश क्या ऐसी अंधश्रद्धा युक्त जाति व्यवस्था के कारण से या समाज व्यवस्था के कारण से होगा? जो संस्कृति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा, वो क्या ऐसी व्यवस्था में रहता होगा? नहीं आता। अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, ये हमारी मूल्यवान जो व्यवस्थाएं हैं, सारी आज की शिक्षा में अभी भी सेमेटिक और कम्युनिस्ट हैं। ये उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम बनते हैं, पाठ्यक्रमों के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें बनती हैं और जिससे व्यक्ति का जीवन पूर्ण जीवन भर संचालित होता है और देश संचालित होता है। आज देश चल रहा है वो इन व्यवस्थाओं से चल रहा है, इन सिद्धांतों से चल रहा है। हम धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था से नहीं चला रहे हैं देश को। सांस्कृतिक समाज शास्त्र नहीं है, सांस्कृतिक भूगोल और राज्य व्यवस्था नहीं है, तो फिर कौन सी है अर्थव्यवस्था? अभी कुछ उदाहरण तो दीनदयाल जी भी देते हैं, कुछ हम लोगों ने बौद्धिक में सुने भी हैं समय समय पर कि हमारा समाज शास्त्र जो विश्वविद्यालय से लेकर कक्षा 1 तक ऊपर से नीचे तक पढ़ाया जाता है, उसका सूत्र है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, करार के संबंध। नहीं, भारत में मनुष्य के, मनुष्य और प्राणी के, मनुष्य और वनस्पति के, मनुष्य और पंच महाभूतों के संबंध परिवार मूलक होते हैं। गाय हमारी माता है, तुलसी हमारी माता है, धरती हमारी माता है,
ये सब हमारे सहोदर मित्र ऐसे हैं। परिवार का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध, मानस पुत्र और मानस पिता का संबंध है, राजा प्रजा का संबंध पालक प्रजा और पालक पिता का है। हमारा बाजार परिवार भावना से चलता है। परंतु आज हम जो समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं वह करार सिद्धांत के आधार पर बने कानूनी संबंधों के आधार पर चलता है। फिर हम क्या करेंगे? कैसे देश चलेगा? कैसे बदलेगी? शिक्षा बदलेगी तो कैसे बदलेगी? हमारा मनोविज्ञान फिजिकल साइकोलॉजी है, भारत का मनोविज्ञान स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है। भारत की अर्थव्यवस्था धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था है। आज की अर्थव्यवस्था मूल्य विहीन अर्थव्यवस्था है, विनाशक अर्थव्यवस्था है। में ये सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं, हमारे माध्यम से ये हो रहा है। जब हम भारत माने शिक्षा का आमूल परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, तब भी पढ़ा रहे हैं, कभी विवश होकर, कभी अनजाने। तो विवश होना, तो हम क्या विवशता में से बाहर नहीं आ सकते? क्या अज्ञान से बाहर नहीं आ सकते? मेरा कहने का तात्पर्य था, शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित पाठ्यक्रम और विषय वस्तु होता है, जिससे व्यक्ति का चरित्र बनता है। चरित्र के लिए अलग से सदाचार सद्गुण, इसके लिए मूल्य शिक्षा नहीं होता। अर्थशास्त्र मूल्य शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, समाजशास्त्र मूल्य शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ये हमारा मनोविज्ञान धर्म शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अलग रखकर हम नहीं कर सकते। जीवन मूलक शिक्षा का यही स्वरूप है। इसलिए हमें पाठ्यक्रमों के बारे में विचार करना होगा। अभी इस सभा में विद्वत परिषद के और शोध विषय के भी लोग हैं। मैं इनके लिए एक मुद्दा और बताती हूँ। क्या रिसर्च क्या है? हम किसको रिसर्च कह रहे हैं? पश्चिम के लोग जिसको रिसर्च कह रहे हैं, उसी को रिसर्च कह रहे हैं। दर्शन किसको कहते हैं? भारत में दर्शन के दो अर्थ हैं, दो स्तर हैं। आज जिसको फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन कहा ना, ये तो यूरोपीय शब्द है। हम तो हिंदी में अंग्रेजी बोल रहे हैं, और न ये तत्वज्ञान है न ये दर्शन है। हमने शब्द भी ठीक लाना चाहिए। मैं शोध विभाग के लिए कह रही हूँ कि ये दर्शन क्या है। आर्ष दृष्टा ऋषियों ने समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में जिस तत्व का अनुभूति की साक्षात्कार किया, उसको दर्शन कहा। कि ये सृष्टि, ये आत्म तत्व, ये सब ऐसा है। ऐसा अंतःकरण में जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, जब अनुभूति हुई, तो उसको नाम दिया दर्शन। ये चर्म चक्षु से नहीं हुआ, ये अंतः चक्षु से हुआ। और ऐसा दर्शन जिनको होता है उसको ऋषि कहा, ऋषि दर्शनार्थ। और इस दर्शन को आर्ष दर्शन कहा। ये अनुभूति है और ये ज्ञान का मूल स्वरूप है। और इस ज्ञान के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था हुई है। ये तो दर्शन है। क्या हम आज के रिसर्च के क्षेत्र में इस दर्शन को ला सकते हैं? उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं? विचार करिए। दर्शन का दूसरा आयाम है जीवन और जगत को देखने की, जीवन और जगत से संबंधित सर्व प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की बौद्धिक क्षमता होती है। उस क्षमता ने जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया, उसको दर्शन कहा। और उस दर्शन के हमारे यहाँ कुछ है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। इसको दर्शन कहा कि जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिलता है। जिस विचारधारा में, जिसमें इसकी इंटीग्रिटी होती है, उसको दर्शन कहते हैं। उस दर्शन
वह दर्शन जिसको हुआ है वह अपनी अनुभूति, जिनको दर्शन नहीं हुआ उनको बुद्धि के स्तर पर उतर कर जब बताते हैं तब उसमें से शास्त्रों का निर्माण होता है, तब उनमें से विचारधाराएं बनती हैं। क्या शिक्षा दर्शन हम उस अर्थ में प्रयोग करते हैं? उस अर्थ में प्रयोग करेंगे तो हमें कहना होगा कि जीवन और जगत के समस्त प्रश्नों का ज्ञानात्मक उत्तर प्राप्त करना ये शिक्षा दर्शन है। अब शोध विभाग को यह चुनौती स्वीकार करना चाहिए कि हम इस दर्शन को, इस अनुभूति को कैसे रिसर्च के क्षेत्र में लाएं। और एक बात रिसर्च को लेकर कहती हूँ, प्रमाण व्यवस्था होती है। भारत में तो सर्व प्रकार के ज्ञान के लिए प्रमाण वेद हैं। हम कहते हैं आज के काल में वेद तो मालूम ही नहीं किसी को, नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? हमारे चलाने से वो चलना चाहिए, तभी वेद प्रामाण्य। ज्ञान के क्षेत्र में तो वेद प्रामाण्य है और शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र है। उसका एक बौद्धिक पक्ष उपनिषद है, इसलिए सर्व प्रकार के चिंतन का प्रमाण उपनिषद है। और इन सारे वेद और उपवेद और इन सब के ऊपर आधारित जो शास्त्र हैं वही अर्थशास्त्र हैं, वही धर्मशास्त्र हैं, वही शिल्प शास्त्र हैं। तो भौतिक पक्ष हो या सांस्कृतिक पक्ष हो, प्रमाण तो वेद ही है। इसको हमने कभी भी ध्यान में नहीं लिया, दुर्लक्षित कर दिया। ज्ञान के क्षेत्र से ये पूरा का पूरा गायब है, तो हमारा आधार ही नहीं है। शोध विभाग इस आधार को स्थापित करने के लिए है। वेद प्रमाण, हमारे प्रमाण के विषय में हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह तो इंद्रिय प्रमाण है। अनुमान प्रमाण है, वो बौद्धिक प्रमाण है। शब्द प्रमाण है, वह शास्त्र प्रमाण है। और चौथा अनुभूति का प्रमाण है, वह तो साक्षात्कार के ऊपर आधारित है। इन प्रमाणों को हम रिसर्च के क्षेत्र में कब प्रतिष्ठित करेंगे? शिक्षा को यदि भारतीय बनाना है तो रिसर्च से शुरू करके कक्षा 1 तक का पूरा इंटीग्रल विचार हमको करना पड़ेगा। ये तो मैं जिसको आज हम ज्ञान का क्षेत्र कह रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। इसको कुटुंब शिक्षा में लाना पड़ेगा, इसको समाज शिक्षा में लाना पड़ेगा। समाज शिक्षा का सूत्र संचालन आज जिनको हम धर्माचार्य मानते हैं वे हैं, उनके हाथ में होता है। और उनके केंद्र हमारे मठ मंदिर होते हैं। कुटुंब शिक्षा का सूत्र संचालन माता पिता के हाथ में होता है, और जो गृह संस्था है, कुटुंब संस्था है, वह उसका केंद्र है। और तीसरा विद्या केंद्र होता है, जहाँ हम जिसकी चर्चा करते हैं, हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें सूत्र संचालन सारा शिक्षक के हाथ में होता है। और समस्त शिक्षा क्षेत्र का यदि विचार करना है तो विद्यालय, घर और मंदिर या धर्म केंद्र जिसको आज कहा हमने, इन तीनों का समायोजन करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा। धर्माचार्य, माता पिता और शिक्षक तीनों मिलकर ही भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इसको पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इन तीनों का समन्वय कौन स्थापित करेगा? इन तीनों का समन्वय स्थापित करने का मुख्य दायित्व शिक्षा का है, शिक्षक का है। इसलिए हमें विचार करना है कि ये सारा होगा कैसे। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मैं जो भी प्रतिपादन करूंगी उसमें से अनेक बातें आज तक हम सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, वैसी ही हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम कुछ नहीं करते, हम ये सारा कर रहे हैं, परंतु आधी बातें
हमने नहीं विचार में ली हैं, ऐसी भी हैं। मेरे हिसाब से इस देश में भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा केवल और केवल संगठन के रूप में विद्या भारती ही कर सकती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अनेक वरिष्ठ जनों को ये बात बताई भी है, आज आप सबके सामने भी बता रही हूँ। इसको दायित्व समझ कर लेना चाहिए। इस देश की ज्ञान धारा को प्रवाहित करना, प्रवाहित रखना, उसको परिष्कृत करना, उसको नित्य प्रवाहित रहे ऐसी व्यवस्था करना, ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है। हमारा, हमको छोड़कर और कोई नहीं कर सकेगा, चाहे तो भी नहीं कर सकेगा। जो कर सकता है वो यदि नहीं करता तो इतिहास माफ नहीं करता, संस्कृति माफ नहीं करती, ज्ञान माफ नहीं करता, और कोई हमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम गुरुत्व के स्थान पर हैं। तो हमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि इस दायित्व बोध से हमें इन बातों का विचार करना है। अभी समय समाप्त होने आया है, इसलिए मैं केवल मुद्दे पुनः बताती हूँ। मैंने पहले बताया तत्व और व्यवहार का साथ साथ चिंतन करना, परंतु तत्व के प्रकाश में व्यवहार का चिंतन करना। दूसरा है इस देश में शिक्षा को कैसे लिया गया है, देखा गया है। तो ज्ञान निष्ठ बनकर ज्ञान की व्यवस्था और ज्ञान परंपरा को बनाए रखने की व्यवस्था के रूप में शिक्षा है। शिक्षा आजीवन होती है, शिक्षा सार्वत्रिक होती है, शिक्षा का संबंध जीवन के साथ होता है। ये हुआ। तो शिक्षा का प्लेसमेंट कहाँ है? 2 मिनट ज्यादा भी लेकर मैं इस विषय को थोड़ा सा 2-4 वाक्यों में बताए बिना नहीं रह सकती। इस संपूर्ण राष्ट्र जीवन का संचालन करने वाली जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न सत्ताएं हैं, उन सबको हम यदि 4 भाग में विभाजित करें तो एक है धर्म सत्ता, दूसरी है ज्ञान सत्ता, तीसरी है राज्य सत्ता और चौथी है अर्थ सत्ता। धर्म सत्ता सर्वोपरि है, ज्ञान सत्ता उसके अनुकूल है, माने धर्म को ही बताती है, धर्म को ही व्यवहार के रूप में लाती है। तीसरे क्रम पर राज्य सत्ता है, धर्मानुसारिणी ज्ञान सत्ता द्वारा नियंत्रित राज्य सत्ता और उसके द्वारा नियंत्रित अर्थ सत्ता। ये अगर प्लेसमेंट रहा तो समाज अभ्युदय और समाज धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकता है और राष्ट्र को परम वैभव प्राप्त हो सकता है। आज दुर्भाग्य से ये पूरा उल्टा हो गया है। अर्थ सत्ता सबको नियंत्रित करती है, राज्य सत्ता को भी करती है। अर्थ सत्ता और राज्य सत्ता ज्ञान सत्ता को नियंत्रित करते हैं और धर्म तो कहीं पर भी चाहिए ही नहीं। ऐसी दुर्वस्था को, ऐसा जो उल्टा हो गया है, उसको सीधा करने का दायित्व हमारा है। हम नहीं करेंगे तो और कोई नहीं कर सकेगा, इसका स्मरण रखना चाहिए। एक सुभाषित कहता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। जहाँ कहीं भी हमने कुछ पाप किए हैं तो उनका अगर पाप का नाश करना है तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर नदी स्नान करो, गंगा स्नान करो तो सारे पाप धुल जाते हैं। परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में जाकर भी पाप किया तो उसको धोने वाला कोई नहीं है। जो शिक्षा क्षेत्र के बाहर के लोग हैं वे प्रमाद करें तो चल सकता है, वे अपराध करें तो उनकी सजा हो सकती है। वे
क्षतियां करें, गलत मार्ग पर जाएं, तो उनके लिए क्षमा है, उनके लिए परिहार है, परिष्कार है। जो शिक्षा क्षेत्र में हैं और उसमें भी जो हमारे जैसे राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य में लगे हैं, इसका दावा करते हैं, वे अगर प्रमाद करते हैं तो क्षम्य नहीं होगा। इस दायित्व बोध के साथ शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, शोध और सारा क्रम और शिक्षा, विद्या केंद्र, गृह केंद्र, धर्म केंद्र, समाज केंद्र, इन सब का समन्वय करके समस्त आयामों को एक साथ लेकर हम शिक्षा के दर्शन को यदि विकसित करते हैं, माने जीवन और जगत के सभी प्रश्नों का ज्ञानात्मक उत्तर प्राप्त करने की दिशा में यदि हमारे पुरुषार्थ को नियोजित करते हैं, तो फिर हमारा जो लक्ष्य है हिंदुत्वनिष्ठ शिक्षा प्रणाली का विकास करना, ये साध्य हो सकेगा। समय अभी हो गया है, इसलिए कल मिलेंगे। इतना कहकर आज का विषय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।